चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट। वेट की ये शुरू होता है 2 मिनट में। मामा आ जाने दो, शुरू कर देते उसको। हाँ जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, तो अभी हम लोग अपने सिलेबस का आखिरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, चलिए। आई गेस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 4 और उसके मटेरियल के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ना? यस। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 के अंदर है कि 1 के अंदर है? मॉडल 2 के अंदर है कि 1 के अंदर है? 2 के अंदर है, चलो ठीक है। कहाँ पे गए? अरे ये 62। यस, चलिए। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन कि इस एक्ट का नाम है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। प्रोबेबली हो सकता है कि आपने 12th में या फिर फाउंडेशन में, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे, आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के बेसिक्स को पढ़ा होगा। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, चेक क्या होता है, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज आपने किए होंगे, हाँ कि ना? जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्टेड बाय हिम, फिर उसका मैच्योरिटी डेज आपने कैलकुलेट किया होगा, उसके अंदर ग्रेस डेज ऐड किए होंगे, उसके बाद उसका डिस्काउंट कैलकुलेट किया होगा अगर उसको बैंक के साथ डिस्काउंट किया हुआ है, अगर वो डिसऑनर हुआ तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगे, बैंक के पास डिस्काउंट करके डिसऑनर हुआ तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे, हाँ कि ना? तो प्रोबेबली आपने इसके बेसिक्स को समझ लिया है या फिर बेसिक्स थोड़ा बहुत आप जानते हो। मैं ये समझूंगा कि आपको बेसिक कुछ नहीं आता है और उसी एंगल से पढ़ाऊंगा, चिंता करने की गरज नहीं। कुछ लोग बोल रहे सर हमको कुछ याद भी नहीं है, हमने क्या किया हुआ था, तो चिंता मत करो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इनका आपको प्राइमा फेसी आइडिया है कि भैया ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। अब उन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक एक्ट एप्लीकेबल है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसके अंदर आपको हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के वर्किंग को समझना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मामा शुरू करो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया कैसे जाता है। हाँ, वेट वेट वेट। ओके, दरवाजा बंद कर। थैंक यू। हाँ जी, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हाँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज कि उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया कैसे जाता है, वहां से लेकर के उस इंस्ट्रूमेंट्स के पेमेंट तक क्या क्या ऑपरेशन उस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ हो सकते हैं, वो सब कुछ हमने इस एक्ट के अंदर जानना है। आई गेस आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ना क्या है वो क्लियर है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते कैसे हैं, उसके अंदर के पार्टीज क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके ड्यूटीज क्या होते हैं, उसका पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट नहीं किया तो क्या अधिकार आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम गोज विद चेक, सेम गोज विद द प्रोमिसरी नोट। आई बात समझ में? तो ये इस एक्ट के अंदर हमको जानना है। बड़ा टेक्निकल सा ये एक्ट है। इनिशियली इट वाज टॉट इन सीए इंटर लेवल, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने सोचा कि फाउंडेशन के बच्चे बड़े होशियार हो चुके हैं तो उनको इंटर का थोड़ा सिलेबस पढ़ाया जाए, तो इंटर का वो चैप्टर उठा करके कहां पे डाल दिया, फाउंडेशन में डाल दिया। फिर इंस्टीट्यूट ने और एक सोचा कि इंटर के बच्चों का सिलेबस कम हो चुका है तो इंटर के बच्चे भी थोड़े होशियार हो चुके हैं, जो फाउंडेशन के थे वही इंटर में जाएंगे, तो इंटर के बच्चे भी बहुत होशियार हो चुके हैं, तो उनको सीए फाइनल के कुछ पार्ट को इंटर लेवल पे डाके छोड़ दिया है। हाँ सर, जो इंटर लेवल पे जितना कंटेंट था उतना सारा कंटेंट हमके फाउंडेशन पे है क्या? यू टेल मी ओनली द आंसर ऑफ इट। क्या उतना कंटेंट होना चाहिए? द आंसर इज नो। ओके, कहीं कम, मतलब 50% से भी कम सिलेबस आपके इंटर लेवल पे इस एक्ट का बताया हुआ है। बस इंट्रोडक्टरी लेवल का ये एक्ट आपके सिलेबस में रखा हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग इंस्टीट्यूट डिड, बिकॉज इसके अंदर इतना डीप जाके पढ़ने की इंटर लेवल पे गरज नहीं थी, इसलिए उसको फाउंडेशन में ला करके थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइएगा कि इसके अंदर आपको ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं है। बस हाँ, राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 आपको टोटल ध्यान देना पड़ेगा।
अदरवाइज इस एक्ट के जैसा कंफ्यूजिंग एक्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा हुआ है। लेकिन जिसके बेसिक्स क्लियर है, उस अगर जिसने पहला या दूसरा लेक्चर अगर शांति से देख लिया तो उसको ये जो एक्ट है वो एकदम मक्खन लगेगा, कोई चिंता करने की गरज नहीं है। एक बार इंस्टीट्यूट से पूछते हैं कि इंस्टीट्यूट इस एक्ट को आप कितने मार्क के लिए हमको एग्जाम में पूछने वाले हो, तो देखते हैं इंस्टीट्यूट का वेटेज इस एक्ट का कितना है। यस, तो कैन यू सी दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके सिलेबस में कितने मार्क के ले आ सकता है? 10 to 15 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 10 मार्क के लिए तो आएगा एंड मैक्सिमम 15 मार्क तक जा सकता है। हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो कम से कम 10 मैक्सिमम 15 मार्क के लिए आएगा। तो ये एक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ध्यान इस पे देना होगा। ऐसे नहीं कि हम उसको ऐसे ही छोड़ के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो इस एक्ट के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? वैसा एक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका कौन सा पार्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है? तो बेसिकली हमको 4 पॉइंट्स पढ़ना है। नंबर 1 कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं, कितने टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा, निगोशिएशन का मतलब क्या होता है एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो क्या हम उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो पेमेंट को प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। एंड लास्ट वन, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो कौन सी पार्टी को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जैसे मैंने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिया और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको क्या कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मैंने आपको एक चेक काट करके दे दिया, अगर वो चेक डिसऑनर हुआ तो फिर आपको क्या कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। बस इतना सा बेसिक डिस्कशन इस फाउंडेशन लेवल पे होने वाला है। क्लियर मेरी बात? Okay, chalo, with this knowledge we will directly start with our act, the Negotiable Instrument Act 1881. Now what is the meaning of negotiable instrument? Basically आपको negotiable instrument है तो negotiable का मतलब समझना पड़ेगा और instrument का मतलब समझना पड़ेगा। So what is negotiable instrument? Basically negotiable instrument act negotiable instrument word को define नहीं करता है, वो बस उसके kinds बताता है। क्या बताता है? kinds बताता है। लेकिन normal parlance में negotiable instrument क्या होता है उसको समझो। प्रोबेबली आपके अकाउंट्स के फैकल्टी ने आपको इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बताया होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड कौन सा आता है? इज अ नेगोशिएबल, और दूसरा वर्ड क्या आता है बोलो? इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट माने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होते हैं। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो मैंने आपको मेरी प्रॉपर्टी बेची, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचा है तो कोई तो डॉक्यूमेंट बनाया होगा, जैसे कि सेल डीड या परचेज डीड बनाया होगा ना। तो उस सेल डीड के तहत मैंने आपको मेरी प्रॉपर्टी बेची है, तो उस सेल डीड के अंदर I have got right to receive money from you and you are having right to get that land from me. तो I have certain rights, I have certain duties, you have certain rights, you have certain duties. हाँ कि ना? तो उस डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज बनते हैं। क्लियर मेरी बात? कोई भी पीस ऑफ पेपर इंस्ट्रूमेंट कहलाता नहीं है, वो बस एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मान लो अगर टीचर ने आपको 100 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए बोल दिया, ओके, माझा पहला विमान प्रवास, प्रोबेबली लिखा होगा आपने, हाँ कि ना? स्कूल में वगैरह लिखा होगा ना। तो स्कूल में हमको भी बोलते थे लिखो माझा पहला विमान प्रवास। साला इधर एयरपोर्ट नहीं देखा है, विमान नहीं देखा है, और हमको बोलते थे लिखो माझा पहला विमान। अभी इमेजिन कर करके क्या इमेजिन करेगा? हम तो एसटी में बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास तो उस टाइम पे कार भी नहीं हुआ करती थी, हम तो एसटी में घूमते थे, हाँ कि ना? पापा तो साइकिल पे घूमते थे, साइकिल को छोड़ के पापा ने फिर एमएटी का गाड़ी लिया था, हाँ कि ना? बहुत सालों तक वही चलाते थे। हमको एसटी, साइकिल और एमएटी
वही पता है, बाकी हमको एयरपोर्ट नहीं पता है। तो हम अपना एयरपोर्ट का कहानी बस के एंगल से ही लिखना शुरू करते थे। हा की ना, माझा पहला विमान प्रवास। तो बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा क्या लिखेगा, मी आणि आमचे मम्मी पप्पा आम्ही सगळे विमानाने नरसोबाच्या वाडीला चाललो। अभी वही जाएंगे ना हम लोग, एसटी से कहाँ जाते थे मैक्सिमम, गांव जाएंगे या फिर नरसोबा की वाडी जाएंगे। तो बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मी आणि आमचे मम्मी पप्पा आम्ही तिघ विमानाने नरसोबाच्या वाडीला चाललो। मग आम्ही विमानाच्या स्टेशनला गेलो। एसटी स्टेशन नहीं होता है, विमान का स्टेशन, कहाँ पता है एयरपोर्ट होता है भाई, वही लिखेगा ना, और क्या लिखेगा। फिर वापस लिखेगा, मग आम्ही नरसोबाच्या वाडीच्या विमानाची वाट बघत बसलो। मग नरसोबाच्या वाडीचं विमान आलं, मग आम्ही त्या विमानात जाऊन बसलो। कंडक्टरने तिकीट विचारलं, मग आम्ही तिकीट पण काढलं। हा की ना, मग मी ड्रायव्हर जवळ जाऊन बसलो। मला ड्रायव्हर जवळ बसायला खूप आवडतं। लिख रहा है बच्चा, लिख रहा है। हा की ना, मग एसटी पूर्ण भरली, सगळी माणसं म्हणाली, सॉरी विमान पूर्ण भरालं, मग माणसं म्हणाली विमान सोडा, विमान सोडा। मग ड्रायव्हर म्हणला अजून 2 सीटा येऊ देत। मग शेवटी माणसं दरवाजाला लोमकायला लागलीत, मग शेवटी विमान सुटलं। जसं विमान पुढं पुढं गेलं, विमानाच्या आडवी म्हस आली। अरे भैया क्या लिखेगा तू, बंदे को एयरपोर्ट नहीं पता है, बंदे को एयरपोर्ट नहीं पता है, वो क्या लिख रहा है, वो एसटी के एंगल से माझा पहला विमान प्रवास लिख रहा है। हाँ कि ना, छोटे बच्चों का इमेजिन क्या हो सकता है, वो इतना इमेजिन कर सकता है, प्लेन में तो बैठा है नहीं वो। हाँ कि ना, बचपन का सपना था कि हम लोग प्लेन में बैठे। यहाँ पे कोई है एयर ट्रेवल करा हुआ है, एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल, अच्छा एयर ट्रेवल कहाँ गए थे बेटा, दिल्ली गए हुए थे। तो एयर ट्रैवल किया हुआ है, बचपन में सबका सपना था कि हम लोग प्लेन में बैठे एयर ट्रैवल करें। लेकिन एयर ट्रैवल करके आने के बाद भी जब भी हवा में एयरप्लेन दिखता है, लोग उसको बड़े ही एक्साइटमेंट से देखते हैं। हाँ कि ना, दैट इज अ आई कैन से व्हाट इज आई कैन कॉल इट एज अ टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, कि आप भले ही एयरप्लेन में बैठे, लेकिन आज भी अगर ऊपर से प्लेन चला गया तो आप एयरप्लेन को जरूर देखोगे, बिकॉज दैट हैज बीन इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत भारी चीज है, सब प्लेन में बड़ा बहुत भारी चीज होती है। हाँ कि ना, तो वो जो ऐसे आपने लिखा है माझा पहला विमान प्रवास, whether that is an instrument, whether that is an instrument, the answer is no. Why? Because that is just a document on which you have written something, that is not creating some rights and duties on some parties. But any document on which I have written something and by which it has created some rights and duties for a particular person or the parties to that document, that is called as इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में, इंस्ट्रूमेंट और नॉर्मल डॉक्यूमेंट में क्या फर्क होता है, इसका ज्ञान आपको आ चुका है। यस, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे क्या बन जाता है, पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज बन जाता है। व्हाट इज निगोशिएबल, कैन एनीवन टेल मी, व्हाट इज निगोशिएबल। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, निगोशिएशन वर्ड तो सुना होगा ना आपने। सो निगोशिएबल का मतलब होता है, कान खोले सबके, विच इज ट्रांसफरेबल। क्या होता है बोलो, विच इज ट्रांसफरेबल। व्हाट इज ट्रांसफरेबल, which transferable, which can be transferred from one person to another person, which can be transferred from one person to another person, transferable। खानेबल, खानेबल मतलब खाने योग्य। आके ना, मम्मी ने किस किस को बैंगन का सब्जी पसंद है, यहाँ पे वांग्याची भाजी, वांग्याची भाजी कोणाला पसंत आहे, वांग्याची भाजी, ओके वांग्याची भाजी पसंत, बाकी कोणाकोणाला पसंत नाही आहे, वांग्याची भाजी आवडत नाही, अजिबात आवडत नाही, 1 2 3 4 5, व्हेरी गुड, आई विल ऑल्सो रेज माय हैंड। तो अगर मम्मी ने मान लो वांग्याची भाजी बनवलेली आहे, तो मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी ये खानेबल चीज नहीं है। तो खानेबल, खानेबल मतलब क्या, जो खाने के लिए योग्य है। तो वैसे ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफरेबल के योग्य है। हाँ कि ना, तो ट्रांसफरेबल मतलब विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन शॉर्ट देखिए, अगर मान लो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं, ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपका डेट होएगा, हाँ कि ना, कुछ डेट होएगा,
यहाँ पे लिखा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे लिखेंगे 2 months आफ्टर द डेट, पे मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 2 lakh only for the value received, और फिर नीचे आपका अमाउंट होगा। और यहां पे क्या लगाया जाएगा, स्टैम्प बापूजी, हाँ कि ना, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, स्टैम्प। फिर यहाँ पे साइनिंग होगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, हाँ कि ना। ड्रॉवर मतलब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉवी मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों का साइन होगा, यहाँ पे दोनों का साइन होगा। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉवर का अधिकार है कि वो ड्रॉवी से कुछ पैसे रिसीव कर रहा है, वो एक ऑर्डर दे रहा है कि मुझको 2 महीने के बाद 2 लाख रुपए पे करना, जिसके लिए तुमको आज मैंने वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, कोई गुड्स क्रेडिट पे बेचे हुए हैं, उसके 2 लाख रुपए बनते हैं, तो आज तुम मुझको क्या करो, उसको पे करो। सही बात है, हाँ कि ना। तो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर इज ए एंड ड्रॉवी इज अ बी, ठीक है। नाउ ए उस बिल को बना करके बी के पास देगा, बी उसको क्या करेगा, कम ऑन जोर से बोलो, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके किसको देगा वापस, ड्रॉवर को देगा, ए को देगा। अब बिल किसके पोजीशन में है, ए के पोजीशन में है, सही बात है। नाउ बी ने बिल एक्सेप्ट किया, उसको दिया किसको, ए को दिया। ए इज हैविंग पोजीशन ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ ए इज लाइबल टू पे सम अमाउंट टू सी, 2 लाख रुपए ही पे उसने करने हैं। तो क्या ए अपना ये बिल ऑफ एक्सचेंज सी के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है, बिकॉज ए having dues towards the C, to pay that due he has transferred the bill of exchange in the name of C. Now C is again having some dues towards D. तो क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज आज किसके पास था, ए के पास था, अब किसके पास चला गया, सी के पास चला। क्या सी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डी को दे सकता है, हाँ कि ना। अच्छा ये आगे कहां तक चलेगा, डी क्या आगे ई को दे सकता है, ई आगे एफ को दे सकता है, एफ आगे जी को दे सकता है, जी आगे एच को दे सकता है, एच आगे सर जेड तक चलेगा, जेड तक, क्योंकि जेड तक है ना 26। I am telling you that the bill of exchange which has been drawn can be transferable by one person to another person for n number of times, for n number of times. Infinitum, क्या बोलो उसको, infinitum means what, infinite time के लिए वो क्या हो सकता है, आगे ट्रांसफर हो सकता है। Now suppose D is having the possession of the bill of exchange. Can D recover the amount from B? हाँ कि ना, मीन्स ओनली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे उस बिल के राइट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज, क्या बोलो, ट्रांसफरेबल, एंड हम उसको क्या नाम देते हैं, निगोशिएबल। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए negotiable instrument which can be transferred by one person to another person। भाई और बहनों बात समझे क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग समझे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है, उसका जनरल पैरेलेंस में मतलब ये होता है, negotiable instrument माने which can be transferred by one person to another person, not only the physical possession but also
द राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सही बात। और ये इंस्ट्रूमेंट कब तक ट्रांसफर होगा? इन्फिनिटम, मतलब जितना चाहे उतना एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है। उसके भी कुछ कंडीशंस है, वो इसी एक्ट के अंदर हमको पढ़ने हैं। बताएंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको क्लियर है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर है। चलो एक काम करेंगे, हेडिंग देंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इस बात को लिखेंगे। If it is over, then please let me know.
इज इट ओवर? चलिए आगे बढ़े। नाउ नाउ विल अंडरस्टैंड कि इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते क्यों हैं। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक स्टोरी समझते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे पार्थ है एंड पार्थ नाउ बिकम्स सीए पार्थ। ओके और उसको एक वॉच खरीदी करने का है, तो वो चला गया रोलेक्स के शोरूम में, और रोलेक्स के शोरूम में उसने एक 10 लाख रुपए की घड़ी खरीदी करी। कितने की? 10 लाख रुपए की घड़ी खरीदी करी। अब वो लेके तो बहुत कम पैसे गया था, बट उसको पसंद आया वो रोलेक्स घड़ी, 10 लाख रुपए का घड़ी। तो उसने बोला कि रोलेक्स वाले के दुकानदार को बोला कि मैं तुमको इसका पेमेंट करूंगा 1 महीने के अंदर। ओके प्लीज सेल दिस वॉच ऑन क्रेडिट टू मी, आई विल पे विद इन 1 मंथ, डोंट वरी आई विल पे। तो दुकानदार बोला कि अरे यार क्रेडिट पे बेचना है तो फिर एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बेच सकते। तो एग्रीमेंट बना दिया दैट रोलेक्स शॉपकीपर विल सेल द वॉच टू। कीमत कितना है, अमाउंट कितना है, ₹10 लाख। देन वॉच का डिस्क्रिप्शन आएगा, हाँ कि ना, फिर डेट आएगा, टाइम आएगा, फिर नीचे गारंटर आएंगे, ये आएगा वो आएगा। मीन्स अगर एक एग्रीमेंट बनाना है, एक सिंपल एग्रीमेंट बनाना है, तो लगभग उसके अंदर 5-6 पन्ने तो होंगे होंगे, और पूरी लिखा पड़ी होगी क्या है क्या नहीं है, कब खरीदी करा, कब खरीदी नहीं करा, कब पेमेंट करना है, कितने रुपए से पेमेंट करना है, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब पूरा एक बकायदा प्रॉपर एग्रीमेंट अगर बनाना है तो वो 5 या 6 पन्नों का होगा। सही बात है। इसमें अननेसेसरली पार्थ का और दुकानदार का दोनों का समय जाएगा। एक एग्रीमेंट बनाए तो पूरा एक दिन निकल जाएगा उसके अंदर। अच्छा एक दिन में दूसरे ग्राहक नहीं आते क्या उसके दुकान में? जरूर आते हैं, तो वो दूसरे ग्राहक तो उसने छोड़ ही देना है अगर पार्थ और ये एग्रीमेंट बनाएंगे। हाँ लेकिन बिना एग्रीमेंट का क्या उस पार्थ को वो गुड्स क्रेडिट पे बेच सकता है? भाग गया तो उसके ऊपर एक लाइबिलिटी प्लेस करनी है कि वो मेरे को 10 लाख रुपए देगा, श्योरिटी करनी है कि वो मेरे को 10 लाख रुपए पे करेगा, नहीं करेगा तो आई विल फाइल अ केस ऑन हिम। उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। तो वॉच तो बेचना है, क्रेडिट पे बेचना है, लेकिन एग्रीमेंट में नहीं बनाना। तो इस बात को ओवरकम करने के लिए पार्थ के दिमाग में एक बात आई, बोले कि मैं 20 अगस्त को मोहित सर के क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा हूं जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फटक से 2 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो व्हाट डिड ही टुक अ प्लेन पीस ऑफ पेपर एंड ही स्टार्टेड राइटिंग समथिंग ऑन इट। He started writing something on it. Instead of drawing that huge agreement, which is the time consuming, he draws what? A promissory note. Okay, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिस नोट समझ रहे। उसने लिखा डेट बाजू में, क्या डेट था? 2024। यहाँ पे लिखा प्रॉमिसरी नोट, लिखा 1 month आफ्टर द डेट I पार्थ, पूरा नाम क्या बेटा? पार्थ, सॉरी बहुत बड़ा, मोतीपुरे। अच्छा पार्थ मोतीपुरे, रिसाइडिंग कोल्हापुर, प्रॉमिस टू पे टू वॉट एवर नाम क्या? रोलेक्स शॉपकीपर a sum of rupees 10 lakh for the watch received on credit। नीचे अमाउंट लिखेगा, साइन करेगा एज अ ड्रॉवर, और यहां पे आएंगे स्टैंप। ओके और ये उसने साइन करके किसको दिया? शॉपकीपर को दे दिया। अब यू टेल मी
क्या 1 महीने के बाद ये शॉपकीपर इस प्रॉमिसरी नोट को लेकर के क्या पार्थ के पास आ सकता है कि पार्थ इस प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट करो? तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस होल एग्रीमेंट विच इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो अ कॉस्टली वन, can he just have a convenient way of acknowledging the debt of someone else like in the promissory note? हाँ कि ना? तो इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, कन्वीनियंट होते हैं और वो एक बड़े बड़े एग्रीमेंट का सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसमें आपका समय भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है और जो काम करना है वो भी हो जाता है। नाउ इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द प्रॉमिसरी नोट बाय द पार्थ, कैन शॉपकीपर वुड हैव ड्रॉन द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द पार्थ? तो शॉपकीपर भी बना सकता था 2 months आफ्टर 1 month आफ्टर डेट पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, पार्थ साइन करके एक्सेप्ट करके मुझको दे दे। तो पार्थ ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, प्रॉमिस नोट वो बना सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आई बात समझ में? सो दिस इज द वेरी पर्पस व्हाई विच द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ड्रॉन इन इंडिया। आई गेस लॉजिक आपको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं ना। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बस 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलता है। नंबर 1 इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 इज द प्रॉमिसरी नोट एंड नंबर 3 इज द चेक। ओके, 3 ही प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नंबर 1 इज क्या बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रॉमिस नोट, नंबर 3 चेक्स। हाँ, it is to be noted that hundies, treasury bills, bearer debentures, railway receipts, delivery orders, bill of lading, etc. are also considered as a negotiable instrument either by mercantile custom or usage. एक्ट आपको इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलता है, लेकिन ये जो है हुंडीज, इट इज अ काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पुराने जमाने का बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी, राजे महाराजाओं के जमाने में जो बनाए जाते थे बिल ऑफ एक्सचेंज उनको हुंडीज बोलते थे। हुंडीज ओनली एंड ओनली राजे ही बना सकते थे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राजा साइन करेगा और दे देगा, बोले कि मैं पे कर दूंगा। तो हुंडीज कौन बनाते थे? राजा महाराजा बनाते थे। उसके बाद बड़े बड़े व्यापारी बना सकते थे। आज हुंडी कोई नहीं बनाता, वैसे पहले बनाते थे जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आया था। उसके बाद ट्रेजरी बिल्स। व्हाट इज ट्रेजरी बिल्स? कि जहां पे मैंने कुछ पैसे जमा करे उसका मेरे पास बिल है, अब मैं क्या करूंगा उस बिल को किसी और को पेमेंट करने के लिए दे दूंगा। इन शॉर्ट वो चेक जैसा है कि मैंने क्या करा, बैंक में पैसे जमा करे और बैंक से मैंने चेक बुक लिया, चेक काट करके मैं किसी को दूंगा, बैंक इज लाइबल टू पे, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। भाई बात समझे? नेक्स्ट वन आएगा आपका बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आजकल तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है बियरर डिबेंचर, उसको काट दो पूरा। रेलवे रिसीट। व्हाट इज रेलवे रिसीट? कि मान लो मैंने कुछ गुड्स रेलवे को दे दिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, तो रेलवे वाला मुझको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि भैया तुम्हारे गुड्स मेरे पास इतने इतने पड़े हुए हैं। क्या उस रेलवे रिसीट को लेकर के मैं उन गुड्स को किसी को भी बेच सकता हूं? अरे देखा था ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। देन डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ लैडिंग, ये तो सारी बातें अपनी डिस्कस हो चुकी है। तो इसको भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरल पैरेलेंस में मानते हैं, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यू टेल मी, क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सी चीजों पे अप्लाई करेगा? ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड क्या बोलो? चेक। भाई और बहनों, एनी डाउट सो फार? तो बताएंगे कितने प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? ओनली 3, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड क्या बोलो? चेक। तीनों को समझ लिया? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्लियर? 6, एनी डाउट भाई और बहनों? अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ बेसिक्स को और जानते हैं। पहला है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज पेएबल टू द ऑर्डर व्हेन। अब देखिए कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है बेरर। जोर से बोलो क्या? एक होता है ऑर्डर, एक होता है बेरर। जोर से बोलो क्या? एक होता है ऑर्डर, एक होता है बेरर। ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर समझे तो पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिलेबस क्लियर है, अदरवाइज नहीं समझेगा। तो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो वो क्या हो सकता है? ऑर्डर या फिर बेरर। व्हाट इज दिस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? When the instrument is expressed to be payable and when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain the words prohibiting its transfer, that is कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इन शॉर्ट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे होता है।
अगर मान लो मैंने लिखा दैट 2 months आफ्टर द डेट, 2 months आफ्टर द डेट, पे मी और माय ऑर्डर, और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, दिस इज माय वर्डिंग। बात समझे क्या? अगर ऐसा वर्डिंग आपको प्रोमिसरी नोट में दिखेगा, दैट मीन्स ये प्रोमिसरी नोट या ये बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट प्रोमिसरी नोट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी स्पेसिफिक पर्सन, मी मतलब कौन, जो उसको बना रहा है, ड्रॉवर, मी मतलब कौन, ड्रॉवर ना, तो मेरे, मुझको पे करो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे करो, या मेरे ऑर्डर पे करो, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे। जो इंस्ट्रूमेंट पे होता है उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, जिसका नाम उसके अंदर लिखा है, या उस पर्सन के ऑर्डर पे किया जाएगा, उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा, मैं ड्रॉवर हूं, मैंने लिखा 2 months after the date, pay Mr. Amitabh Bachchan और his order, और his order। मिस अभी बताना मुझको, 2 महीने के बाद आपने किसको पे करना है? मुझको पे करना है कि अमिताभ बच्चन को पे करना है? तो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है, हाँ कि ना, या फिर उसके ऑर्डर पे। तो आपने अभी ये इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट किसको करना है? किसको करना है? स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है। तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करने के लिए अमिताभ बच्चन के पास चले गए, क्योंकि मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, मैंने उसको किसको दिया? अमित जी को दिया। अमित जी ने आपसे पेमेंट मांगना है, तो अमित जी ने आपसे पेमेंट मांगा, तो आपने अमित जी को पेमेंट करना है कि मुझको पेमेंट करना है? क्यों? बिकॉज वो ऐसे पर्सन को पेबल है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, उसको पे करना है, स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है, तो वो बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मेरे कहने पे आप उसको पे कर रहे हो जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आप अमित जी के पास चले गए पेमेंट करने के लिए, अमित जी ने बोला नहीं मेरे को पे मत करो, एक काम करो जया जी को पे करो। जया जी कौन है? जया जी कौन है? अमित जी की वाइफ। आप एक काम करो जया जी को पे करो। तो बताएंगे आपने किसको पे किया, अमित जी को कि जया जी को? ओरिजिनल किसने, किसको पे करना था? मुझको। मैंने किसको पे करने के लिए बोला? अमित जी ने किसको पे करने के लिए बोला? क्या जया जी का नाम इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन आपने उनको पेमेंट करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? बिकॉज आप उनके ऑर्डर से भी बाध्य हो गए हो। यू आर बाउंड टू फॉलो अमित जी ऑर्डर। वाई? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में लिखा है एक तो अमित जी को पे करो या अमित जी के ऑर्डर पे करो। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो, कम ऑन, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफाइड पर्सन या फिर उस स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर पे होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या मानते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक तो क्या होता है? ऑर्डर होता है, या फिर वो क्या होगा? बियरर होगा। ऑर्डर क्लियर है आपको? ऑर्डर क्लियर है आपको? अब बात करते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट की। व्हाट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट? व्हेन इट इज एक्सप्रेसली, when it is expressed to be payable, that is to the bearer, that is to the bearer means what? देखिए, अगर मैंने instead of writing the above, write him, I will write down like this, that 2 months after the date, क्या लिखूंगा? पे मी, पे मी बोलूंगा तो वो क्या हो गया? स्पेसिफाइड पर्सन हुआ। या लिखूंगा किसी पर्सन का नाम लिखूं? क्यों नहीं लिखूं? बिकॉज वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। या लिखूं उसके ऑर्डर पे? वो भी क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। मैंने क्या लिखना है? 2 months आफ्टर द डेट, पे टू द बियरर। और इस ऑर्डर लिखूं?
और इस ऑर्डर लिखूं, लिखूंगा तो ऑर्डर बन जाएगा, बिकॉज बियरर के ऑर्डर पे पे करोगे आप। मैंने खाली क्या लिखना है, पे टू द बियरर। व्हाट इज बियरर? जिसके पास उसका फिजिकल पोजीशन है, जिसके पास उसका फिजिकल पोजीशन है, उसको बोलते बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो whoever person who has the possession of the bill can claim the amount in that bill from the drawing। तो आज मान लो पार्थ ने या शॉपकीपर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि 1 month आफ्टर द डेट पे टू द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख। तो पार्थ ने 10 लाख रुपए किसको पे करने हैं? जो उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा। मान लो शॉपकीपर ने मुझको ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया, तो बताएंगे क्या उस बिल को लेकर के मैं पार्थ के पास जा सकता हूं? पार्थ बोलेगा सर यहां पे तो आपका नाम भी नहीं लिखा है। वेदर पार्थ कैन से सो, क्यों? बिकॉज किसको पे करने का है? बियरर। और मैं कौन हूं? मैं बियरर हूं, मैं मोहित नहीं हूं, मैं बियरर हूं। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं बियरर हूं। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? मान लो मैंने वो बिल निकाल के पाटिल को दिया, तो क्या पाटिल भी पार्थ से रिकवर कर सकती है? द आंसर इज यस, हाँ कि ना। तो दैट मीन्स मान लो पाटिल ने उसको स्वरूप सर को दिया, क्या स्वरूप सर भी रिकवर कर सकते हैं? स्वरूप सर ने स्वप्निल सर को दिया, क्या स्वप्निल सर भी कर सकते हैं? स्वप्निल सर ने मान लो मामा को दिया, क्या मामा भी रिकवर कर सकते हैं? मामा ने मैम को दिया, क्या मैम भी रिकवर कर सकती है? लेकिन मैम का नाम तो लिखा ही नहीं है, मामा का नाम तो लिखा ही नहीं है, स्वप्निल सर का नाम लिखा ही नहीं है, स्वरूप सर का नाम लिखा ही नहीं, पाटिल का नाम लिखा नहीं, मेरा नाम लिखा नहीं। तो किसको पे करेगा? जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसको पे करेगा। बात समझे? बात समझे? बियरर का मतलब क्या होता है? क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट में किसी पर्सन का नाम लिखा जाता है या उसके ऑर्डर पे करो ऐसा लिखा जाता है? द आंसर इज नो। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट वन, व्हेन ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज ब्लैंक। वाह 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 वाह, कुछ घंटा नहीं समझा सर। मैंने बोला ना टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, ध्यान दो। इसलिए बोला कि पहला पॉइंट क्लियर, पहला लेक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी ये एक्ट क्लियर होगा ना। आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है एंडोर्समेंट। क्या नाम है? इसको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसा लिखा हुआ है एंडोर्समेंट। एक्चुअली वो एंडोर्समेंट होता है। व्हाट इज एंडोर्समेंट? आज मान लो ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ने किसने ड्रॉ किया? मान लो रोलेक्स वाले ने पार्थ पे ड्रॉ किया। पार्थ क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके किसको देगा? शॉपकीपर को देगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मान लो शॉपकीपर ने अपना नाम लिख करके दिया है, दैट पे मी और माई ऑर्डर। तो बताएंगे इनिशियली वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्डर है कि बियरर है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। शॉपकीपर ने आगे किसको दिया? मुझको दिया। अरे हाँ कि ना? शॉपकीपर ने मुझको दिया। अब शॉपकीपर जब मुझको देगा तो ऐसे ही देगा कि मेरा नाम लिख के देगा? मेरा नाम लिख के देगा। तो क्या वो ऐसा काट करके मेरा नाम लिखेगा? क्या करेगा वो क्या करेगा? ऑन द फेस और ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जगह होती है, वहां पे लिखेगा और अपना साइन करेगा बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उसमें फेस पे जगह होगी तो यूजुअली बैक ऑफ द साइड पे होता है। ठीक है बात? तो जब शॉपकीपर मुझको देगा तो वो क्या लिख के देगा? एंडोर्स्ड इन द नेम ऑफ मोहित, और नीचे साइन करेगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट मेरा हुआ। हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर? मी। तो मैंने क्या किया? मैं पार्थ के पास जाकर रिकवरी कर सकता हूं। मान लो मैंने किसको? पाटिल को दिया ना। तो पाटिल को जब दूंगा तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? एंडोर्स इन द, जोर से बोलो, इन द नेम ऑफ पाटिल। तो बताएंगे हु इज नाउ हैविंग राइट टू रिकवर? पाटिल। अब पाटिल ने उसको किसको दिया? मतलब स्वरूप सर को दिया। तो पाटिल क्या लिख के देगी? क्या लिख के देगी? एंडोर्स इन द नेम ऑफ, क्या बोलो, और साइन। स्वरूप सर ने किसको दिया? किसको दिया? तो वो क्या ऐसे देगा कि नाम लिख के देगा? क्या लिखेगा? एंडोर्स इन द नेम ऑफ
स्वप्निल और नीचे साइन करेगा। आई बात समझ में? तो ना हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, स्वप्निल सर जाएंगे इसके पास, इसे रिकवरी कर लेंगे, हाँ कि ना। अब स्वप्निल सर ने आगे दिया, सर बस ना सर, किसको दिया? आर डियर मामा दिया। अब मामा बहुत होशियार है, मामा ने मैंने ऑनलाइन लेक्चर देखे, मामा बोलते स्वप्निल सर को, स्वप्निल सर स्वप्निल सर बस लिखने ही वाले थे, एंडोर्स इन द नेम ऑफ मामा। स्वप्निल सर बोले माम मामा मत लिखो, बस एक काम करो, नाम ब्लैंक छोड़ो, एंडोर्स इन द नेम ऑफ ब्लैंक छोड़ो, आगे बस साइन करके मुझको दे दो। अब आप मुझको बताना, मामा अगर आगे मैम को देना चाहते हैं, मामा अगर आगे मैम को देना चाहते हैं, तो अगेन ये लिखे एंडोर्स इन द नेम ऑफ मैम, या फिर बस यहां पे लिखेंगे एंडोर्स इन द नेम ऑफ मैम? क्या लिखेंगे? वो लिखे यहां पे वापस लिखे क्या? ऐसा लिख करके साइन करे, या पुराना एंडोर्समेंट जो ब्लैंक था उसी में मैम का नाम लिख के दे दे? उसमें अभी बिकॉज लिखा तो कुछ है नहीं ना, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। क्या बोलते हैं उसको? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। आज मान लो मैम के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या मैम का नाम उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्या मैम के पास वो इंस्ट्रूमेंट है? जी हाँ है। वेदर मैम कैन रिकवर द अमाउंट बाय राइटिंग हर ओन नेम, मैम अपना खुद का नाम लिख करके उसका बिल रिकवरी कर सकती है क्या? हाँ, अरे स्वप्न का साइन है सर उसमें हुए, बस अपना नाम लिखेगी, हाँ कि ना। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें लास्ट एंडोर्समेंट अगर ब्लैंक है, लास्ट एंडोर्समेंट अगर ब्लैंक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर से बेरर बन जाता है। पहले क्या था? ऑर्डर, आज यहां पे क्या बन गया? बेरर। व्हाई? बिकॉज हुएवर who will get the possession of the same can have a right to recover the amount by writing the name on it। आज अगर मैम आगे इसको एंडोर्स करना चाहती है, तो क्या प्रॉपर एंडोर्समेंट होना चाहिए? ओनली मेयर डिलीवरी होगा? एंडोर्समेंट ऐसा लिख करके देगी मेयर डिलीवरी से हो जाएगा? हो जाएगा। मैम ने मान लो उनके पापा को दिया, उनके पापा ने उनको उनके मम्मी को दिया, उनके मम्मी ने उनके सिस्टर को दिया, एंडोर्समेंट करके दिया, फिर ओनली फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हुआ। बियरर इंस्ट्रूमेंट में यही होता है ना, ओनली फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होता है। तो यहां से स्वप्निल सर से मामा के पास ओनली फिजिकल ट्रांसफर हुआ, यहां पे मैम के पास बस फिजिकली ट्रांसफर हुआ, यहां से फिजिकली, यहां पे फिजिकली, यहां पे फिजिकली ट्रांसफर हुआ। तो इस दौरान वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर का क्या बन गया? बोलो, बेरर बन गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अर्लियर द इंस्ट्रूमेंट वॉज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बट अगर उसके अंदर आपने क्या किया? एंडोर्समेंट किया। कौन सा एंडोर्समेंट किया? ब्लैंक एंडोर्समेंट किया। तो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा? बेरर बन जाएगा। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बेरर बना सकते हैं क्या? हाँ। कैसे बनाएंगे? उसका एंडोर्समेंट ब्लैंक करना है खाली। बात समझे क्या? बात समझे क्या? अरे हाँ कि ना? तो कुछ कुछ तो बोलो ना लायको, हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बनाते हैं तो वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? बोलो, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या फिर बेरर। व्हाट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे पिए गए। और व्हाट इज ऑर्डर बेरर इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा नहीं जाता है। क्या लिखा जाता है? पे टू द बेरर, या फिर एंडोर्समेंट क्या होता है? कमॉन, ब्लैंक होता है। ब्लैंक एंडोर्समेंट में होता क्या है? पहले इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑर्डर, फिर क्या बन जाता है? बेरर। आई बात समझ में? भाई और बहनों, मेरी बात समझे? फटाक से इस चार्ट को बना लेना।
इज इट ओवर? ओके, चलिए फटाक से काम करेंगे। अब तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1 के साथ यहां तक पढ़ेंगे, इसेंशियल तक पढ़ेंगे, मतलब इसेंशियल नहीं पढ़ना है, खाली पॉइंट नंबर 2 तक पढ़ना है। रीड वंस। ओके, कम टू पेज नंबर 72, वहां पे आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा, बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक बार उसको रीड करना है।
यस माय डियर फ्रेंड्स, हो गया? हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। नाउ सी फ्रेंड्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बोलो? एक तो बियरर होता है या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। नाउ बियरर इंस्ट्रूमेंट किस किस प्रकार से बनता है वो नीचे लिखा हुआ है। अगर किसी को बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो ही मेक इट लाइक, पे का नाम ब्लैंक रखेगा, यानी कि वो कैसे लिखेगा? पे डैश डैश अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, मतलब वो ओरिजिनली ही पे का नाम नहीं लिखेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे नाम ही नहीं लिखेगा, क्या करेगा? उसको ब्लैंक रखेगा। बात समझे क्या? तो क्या इससे वो इंस्ट्रूमेंट बियरर बन जाएगा? ध्यान से, जो भी उस जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा वो अपना नाम लिख करके उसको कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट, या फिर नेम ऑफ द पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, मींस व्हाट? अगर लिखा क्या, पे मिस्टर बी और बियरर, तो नाम तो स्पेसिफाइड पर्सन का लिखा है, लेकिन आगे क्या लिखा है? मतलब आज ड्रॉवी किसको पे करेगा? एक तो बी को या फिर किसी भी बियरर को, तो वो इन शॉर्ट क्या बन गया? बी को पे करेगा या फिर किसी भी बियरर को पे करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? बियरर बन जाएगा, हाँ कि ना? या फिर वो लिखेगा लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक, जो अभी हमने देखा कि एंडोर्समेंट करेगा करेगा, आखिरी एंडोर्समेंट क्या करेगा? ब्लैंक करेगा। या फिर इट विज निगोशिएबल मेयर ओनली बाय डिलीवरी, मींस व्हाट? कि उसको अपने क्या करना है? डिलीवरी से निगोशिएट करना है कि ये रहा बिल, मैंने अगर किसी को करना है निगोशिएशन तो मैं क्या करूंगा? बस उसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट रख दूंगा, वो क्या बन जाएगा? कम ऑन, और वो क्या बन जाएगा? बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सही बात है। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी आपको नहीं समझेगा, पहले ये पॉइंट क्लियर है तो भी काफी है, बताएंगे सारे पेपर के पॉइंट क्लियर है। लास्ट वाला पॉइंट आपको आगे आगे समझेगा, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखते हैं या फिर क्या लिखता है? पर्सन का नाम या फिर उसका ऑर्डर, यानी कि पे मिस्टर बी मींस व्हाट? ऑर्डर है। या फिर लिखा पे मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, तो वो क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। या फिर लिखा पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, या फिर मैंने बी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा पे एज पर बीज ऑर्डर। पहले क्या लिखा? पे मिस्टर, पे मिस्टर बी, फिर क्या लिखूंगा? पे मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, या फिर क्या लिखूंगा? पे एज पर मिस्टर बीज ऑर्डर। बी को पे करना है कि बी की ऑर्डर पे करना है? बी के ऑर्डर पे करना है। या फिर एंडोर्समेंट फुल है, मींस व्हाट? ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं है, एंडोर्समेंट में किसी का नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एंड लास्ट वन, इट इज निगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। क्या है आगे देखेंगे, ये लास्ट वाला पॉइंट आपने थोड़ा स्किप कर लिया तो भी चल जाएगा। भाई और बहनों, क्लियर है? एक काम करेंगे, ये जो साइड में मैंने लिखा है उसको टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करके ले लेंगे। सॉरी, उधर का नहीं दिखता है? अभी देखा? छोटा दिख रहा है क्या बहुत? छोटा दिख रहा है क्या बहुत? जूम करूं? ये ठीक है? ये ठीक है? दिखता ही नहीं दिखता है।
यस मेरे जवानों, हो गया क्या? तो अब तक हमने क्या सीखा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दुनिया में आए क्यों है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एंड देन वी हैव स्टडीड कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार क्या होते हैं। तो बेसिकली कितने प्रकार होते हैं? कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खोल करके देखो, वो क्या हो सकता है? एक तो ऑर्डर या फिर बियरर। इसके साथ साथ और दो क्लासिफिकेशन आते हैं, ध्यान देंगे। आज कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। क्या होगा बोलो? टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर डिमांड। व्हाट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका मैच्योरिटी डेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर टाइम फॉर पेमेंट एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 2 months आफ्टर द डेट, 15 days आफ्टर द डेट, 3 months आफ्टर द डेट, 1 year आफ्टर द डेट, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है बोलो? टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड व्हाट इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट? जिसके अंदर क्या नहीं होता है? टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट, क्या बोलो, एक्सप्रेस्ड, इज पेएबल ऑन दी डिमांड। किसका डिमांड? एक तो ड्रॉवर, हाँ कि ना, या फिर जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ है, दैट इज पेई। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम नहीं होता है, इट इज टू बी पेएबल ऑन डिमांड। अगर मैं लिखता हूं ऑन डिमांड पे मी और मैं ऑर्डर, तो पेमेंट कब होगा? जब मैं डिमांड करूंगा तब। मैं अगले दिन आ सकता हूं, जी हाँ। मैं 4 साल के बाद आ सकता हूं, जी हाँ। मैं 4 दिन में, जी हाँ। 4 महीने में, जी हाँ। मैंने लिखा ऑन डिमांड पे मी और मैं ऑर्डर, या फिर मैंने लिखा 2 months आफ्टर द डेट पे मी और मैं ऑर्डर, मतलब। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम फॉर पेमेंट एक्सप्रेस्ड है। एंड व्हाट इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट? जिसके अंदर टाइम फॉर पेमेंट एक्सप्रेस नहीं है, विच इज पेएबल ऑन डिमांड। किसका डिमांड? ड्रॉवर या फिर पेई। ड्रॉवर या फिर पेई। एनी डाउट सो फार? ओके, एनी डाउट सो फार? चलो, मैंने अगर ऐसा लिखा 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर बी, क्या लिखा? 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर बी। बताएंगे ये इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट एनफोर्सिएबल है या नहीं? क्यों? चलो, मैंने लिखा 2 months आफ्टर सन राइजेस इन वेस्ट। अनसर्टेन इवेंट है, तो दोनों भी एनफोर्सिबल नहीं है। आर यू श्योर? दोनों भी अनसर्टेन इवेंट है, पक्का? यू टेल मी। सन वेस्ट में राइज करेगा, ये अनसर्टन है या इम्पॉसिबल है? मतलब अनसर्टन है, क्या वो होएगा नहीं ना कभी। लेकिन बी का डेथ, हाँ बेटा, बी का डेथ सर्टन है, लेकिन 2 महीने में होगा ही नहीं होगा पता नहीं ना। हाँ, लेकिन लिखा क्या है? 2 महीने के अंदर बी का डेथ होगा, ये लिखा है, या डी के डेथ होने के बाद 2 महीना बोला है? तो बताएंगे क्या ये इनफोर्सिबल है? यस। तो यहां पे डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी नहीं, उसके मरने के बाद। तो बी कब मरेगा पता नहीं ना, वो 1 साल में भी मर सकता है, एक दिन में भी मर सकता है, 10 साल में, 100 साल में, 200, 300, 400, 500 साल में मर सकता है। वो जब मरेगा उसके 2 महीने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये वैलिड है कि नहीं है? हाँ कि ना? अब ऐसे सवाल इंटर लेवल पे आते हैं। मैंने बस आपको झलक बता दी कि क्या इतना इंटरेस्टिंग किया जा सकता है इसको। बताएंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है? वैसे और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसको अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के लिए इतना नॉलेज काफी है। जैसे खत्म हो जाएगा फिर बाकी क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे। सही बात है? बताओ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक तो वो क्या होता है? ऑर्डर या फिर क्या होता है? बियरर होता है। साथ साथ क्या वो टाइम और डिमांड हो सकता है?
हाँ कि ना? तो अगर मैंने बोला कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर प्लस टाइम हो सकता है, हाँ कि ना? यानी कि पे टू मी और माय ऑर्डर 2 months आफ्टर द डेट मीन्स व्हाट? ऑर्डर भी है और टाइम भी है, हाँ कि ना? या फिर मैंने बोला कि पे मी और माय ऑर्डर ऑन माय डिमांड, तो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर प्लस डिमांड हो सकता है ना? या फिर इंस्ट्रूमेंट ये भी हो सकता है दैट 2 months आफ्टर द डेट पे टू बियरर, मीन्स टाइम भी है और बियरर भी है। या फिर ऐसा हो सकता है दैट पे टू बियरर ऑन हिज डिमांड, हाँ कि ना? तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक तो ऑर्डर प्लस टाइम हो सकते हैं या ऑर्डर प्लस डिमांड हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट निकाल करके देखो, या इंस्ट्रूमेंट बियरर प्लस टाइम हो सकते हैं या बियरर प्लस डिमांड हो सकते हैं। एनी डाउट? पक्का? चलिए एक काम करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, किसको? इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है? चलो बस कॉपी दिस, इसको कॉपी करने की गरज नहीं। ये हो गया? इज इट ओवर? If it is over, then let me know.
इज इट ओवर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नाउ कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिस पे एग्जाम में सवाल बन सकता है। एज आई टोल्ड यू, आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 प्रकार होने के बाद हमको पढ़ना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ऊपर आते हैं, कुछ बेसिक चर्चा करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है वो ये बन सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए यू टेल मी, क्या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम ओरली बना सकते हैं? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट ओरली बनाया जा सकता है? नहीं, हमेशा वो क्या होगा, राइटिंग में होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इट शुड बी इन राइटिंग। जोर से बोलो, इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज सब मुंह बोला होता है क्या? सर मुंह बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सर मुंह बोला बिल ऑफ एक्सचेंज, मुंह बोला चेक, अरे आपने मुझको पेमेंट करना है, सर मैंने चेक दिया आपको, बोल कहाँ दिया? सर दिया ना। सर ऐसे मुंह बोला चेक होता है। आप ये मुंह बोला चेक लेके बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मेरे मुंह पे 2 चमाट मारेगी, नहीं मारेगी? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं होता है, ओरल नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, राइटिंग में ही होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी नेसेसरली इन द राइटिंग, सही बात है। नेक्स्ट बताएंगे क्या इंस्ट्रूमेंट पे साइन होना जरूरी है? बिना साइन का चेक क्लियर होता है क्या? बिना ड्रॉवर के सिग्नेचर के, बिना एक्सेप्टर के सिग्नेचर, यानी कि ड्रॉवी सिग्नेचर पे, बिना प्रोमिसर के सिग्नेचर पे प्रोमिस नोट वैलिड माना जाता है? नहीं। आपने मान लो मेरा चेकबुक लिया, उसमें अमाउंट वगैरह लिखा, मेरा साइन ही नहीं उसके ऊपर, क्या वो चेक आपके अकाउंट में जमा हो सकता है? नहीं। तो हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, साथ साथ उस पर क्या होना चाहिए, बोलो कम ऑन, क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। बोलो निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल ना, तो इट मस्ट बी क्या बोलो, फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली मतलब कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन लगा करके ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। A draws the bill on B, B accepts it and given to A. Now A has a right to endorse that, transfer that into anyone's name. B ये नहीं बोल सकता, नहीं तुमने दुनिया में जिस किसी को भी दे दो, C को देने का नहीं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हाँ कि ना? अभी रक्षाबंधन में मान लो भाई अपने बहन को अगर ओवारनी दे रहा है तो उसमें कंडीशन होना चाहिए क्या? कंडीशन होना चाहिए क्या? मम्मी भाई पे कंडीशन लगा सकती है क्या कि तुमने मुझको देना है तो ये कंडीशन लगा के, लेकिन आत्या को देना है तो? थोड़ा सा रियलिटी चेक हो गया। वैसे मम्मी को अपने भाई से अगर ओवारनी लेना है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या? क्या उसकी बहनी उसके भाई पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी? क्या ये मम्मी को, क्या ये मम्मी को गुजारा है? नहीं। लेकिन अगर पापा अपनी बहन को कुछ ओवारनी दे रहे हैं तो क्या मम्मी बीच में आना चाहिए? वैसे आना चाहिए क्या? लेकिन आती है ना? अरे आती कि नहीं आती है? हाँ कि अरे देखो, मम्मी मम्मी होती है, डू रिस्पेक्ट फॉर मम्मी। मम्मी को जितना रिस्पेक्ट देते हैं उतना किसको नहीं दे सकते हम लोग, हाँ कि ना? लेकिन अभी जो है उसमें बात करने के लिए क्या परहेज है? तो मम्मी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, बताएंगे वो ओवरनी होती है क्या जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है? वाह क्या बोला यार, क्या सेंटेंस आया ना बाहर। ऐसी ओवरनी ही क्या जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, और ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही क्या जिसमें रिस्ट्रिक्शन है? हाँ कि ना? दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, एग्जाम में नहीं लिखने का ऐसी ओवरनी क्या जिसमें, अरे लिखने का ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या जिसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो बताएंगे क्या कोई इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? द आंसर इज नो, इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी फ्री, इसलिए तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। अच्छा बताओ ये इंस्ट्रूमेंट कितने समय के लिए ट्रांसफरेबल होता है? कितने समय के लिए? कहां पे क्या? इट इज ट्रांसफर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बताएंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। पहला क्या होगा, एकदम सिंपल है, पहले क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अब बिना राइटिंग ओरल कैसा होएगा? दूसरा साइन होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कितने समय? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन मत लिखना, एनी नंबर ऑफ टाइम, सही बात है। अरे हाँ कि ना? ये पहले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर है क्या, बोलो? एनी डाउट सो फार? यू टेल मी, आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे मैं जिस भी पार्टी का नाम लिख रहा हूं क्या वो पार्टी सर्टन होनी चाहिए?
हाँ कि ना? मीन्स व्हाट? उसके अंदर जो सम है, बता, मैं ऐसे लिखूंगा 2 months आफ्टर दैट पे मी और माई ऑर्डर, जितना मैं मांगू उतना, ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलेंगे सर जो जितना बनता है ना उतना लिखो, 2 months आफ्टर दैट पे मी 2 लाख रुपए और फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, हाँ कि ना? तो बताएंगे क्या, क्या पेमेंट सर्टन होना चाहिए? क्या लिखना चाहिए कि पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपी 2 लाख रुपीज वेन एवर द टाइम कम्स। अरे वेन एवर द टाइम कम्स मतलब एक तो डिमांड बोलो, नहीं तो टाइम लिखो। मीन्स व्हाट? टाइम मस्ट बी सर्टन, इट कुड बी डिमांड, इट कुड बी टाइम। जब टाइम आएगा तब, अरे जब टाइम कब आएगा वो तो लिखो। तो अमाउंट सर्टन होना चाहिए, टाइम सर्टन होना चाहिए, और जिसको पे करना है वो भी सर्टन होना चाहिए ना। अच्छा सर वो ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक। हाँ लेकिन ब्लैंक में पेमेंट किसको करना है वो पता नहीं होता ना, जब तक कि उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। जब नाम लिखेंगे तभी पे करेंगे ना, हाँ कि ना? मैंने लिखा 2 months आफ्टर द डेट पे डैश अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, और आपने एक्सेप्ट करके मुझको दे दिया। अब कौन आपके पास आएगा रिकवर करने के लिए? बेरर आएगा? बेरर रिकवर कर सकता है क्या? अरे बेरर रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों? वहां पे लिखा है क्या पे टू बेरर? क्या मैं रिकवर कर सकता हूं? नहीं। क्यों? बिकॉज मेरा नाम भी नहीं लिखा है। एक तो बेरर लिख, सो दैट द पर्सन मस्ट बी फिक्स, कि जो बेरर है उसको पे करना है, मतलब फिक्स हो गया, सर्टन है। या फिर लिख किसी का नाम। तो सम टाइम एंड पे, पे माने जिसको पे करना है, दैट मस्ट बी सर्टन। 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइन, इट कैन बी फ्रीली, इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल कितना? एन नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बताएंगे अमाउंट दैट इज सम, टाइम एंड पे मस्ट बी सर्टन, कि ना? नेक्स्ट, द होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। होल्डर मतलब क्या होता है? जिसके पास वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है। आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस याद रखो होल्डर का टाइटल डिफेक्ट से फ्री होता है। मतलब अगर आज मैंने इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर किया है, समझो बात को, ए ने दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने दिया सी को, तो सी का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। सी कैन रिकवर इट फ्रॉम बी। बात समझे? इसको बोलते हैं क्या? होल्डर का टाइटल डिफेक्ट से फ्री होता है। नेक्स्ट वन, एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। मतलब कंडीशन होना चाहिए क्या? अरे कंडीशन होना चाहिए क्या? फ्रीली बोला है ना, तो उसके अंदर एक तो अनकंडीशनल ऑर्डर होगा या अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा। ऑर्डर किसमें होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसरी नोट। ऑर्डर किसमें होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस किसमें होता है? प्रॉमिसरी नोट में, हाँ कि ना? तो वो बिल, वो प्रॉमिस या ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन लगा करके नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। इंस्ट्रूमेंट शुड बी, अगर मान लो मेरे को एंडोर्समेंट करना है तो इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी करना चाहिए। अगर ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने एक्सेप्ट किया, तो बिल बी के पास आएगा कि ए के पास रहेगा? ए के पास रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड। ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मस्ट बी इन राइटिंग। नंबर 2, it must be signed. Number 3, freely transferable. Number 4, transferable for any number of times. Some time and pay must be certain. Then holder's title is free from defect, and the order or the promise must be अनकंडीशनल। इसको बोलते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस पे 3 या 4 मार्क का या 5 मार्क का भी सवाल बन सकता है। ठीक है? अरे ठीक है, चलो देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर, मतलब नोटबुक में लिखो। हेडिंग दो, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। essential characteristics of the negotiable instruments.
हेडिंग लिखा, पहला एसेंशियल लिखो, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग. It must be in writing. Number 2, it should be signed. It should be signed. Number 3, must be freely transferable. Must be freely transferable. Must be freely transferable. Next लिखो, transferable for any number of times. Transferable for, क्या बोलो, any number of times. Transferable for any number of times. Next one, sum payable, time for payment, sum payable, time for payment, and pay, sum payable, time for payment, and क्या बोलो, pay, must be certain. Must be certain. Next, holder's title free from defect. Holder's title free from defect. Holder's title free from defect. Next, it must contain unconditional order or promise. It must contain unconditional order or promise. Unconditional order or promise. Okay, and last one, instrument should be delivered. Instrument should be delivered. Instrument should be delivered. क्लियर छे? अरे क्लियर छे? पक्का? यस. तो अब तक हमने क्या क्या देखा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर? पहले देखा व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या देखा कौन कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर उसके बाद क्या देखा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं. इट कैन बी ऑर्डर, इट कैन बी बेयरर, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी डिमांड. आई बात समझ में? उसके बाद फिर क्या देखा व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे. यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर्ड है? 3. पहला प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. ओके, और ये चाहे जो भी हो वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो टाइम या फिर डिमांड, एक तो ऑर्डर या तो बियरर. ठीक है मेरी बात? और ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, इट मस्ट बी डिलीवर्ड, टाइम, पेई एंड द सम मस्ट बी सर्टेन. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होते हैं. एनी डाउट सो फार भाई और बहनों? एनी डाउट सो फार? चलिए, तो विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट. ओके, क्लियर मेरी बात? सो व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? एज आई टोल्ड यू कि इंस्ट्रूमेंट के 3 प्रकार होते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक. उसके अंदर पहला कौन सा आएगा? प्रॉमिसरी नोट. तो प्रॉमिसरी नोट का वर्डिंग देखो क्या है. व्हाट इज द वर्डिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट? कैन यू सी दैट? क्या लिखा हुआ है? लखनऊ में है और ये तारीख है, मतलब क्या, कहां पे बनाया है और तारीख क्या होगी. प्रोबेबली एग्जामिनेशन में आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं कि ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ ए प्रॉमिसरी नोट, और उसके कंटेंट देंगे और आपको ड्रॉ करना होगा. तो फॉर्मेट को थोड़ा सा ठीक से देखिएगा. ओके, फॉर्मेट क्या है? ऊपर लखनऊ, नीचे क्या दिया हुआ है? तारीख, जिस तारीख पे बना है. वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेस लिखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फिर कितने का है? 10,000. अब सर आपने तो इधर लिखा था. अरे कहीं पे भी लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है.
हाँ कि ना। चेक में बेसिकली यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे यूजुअली लोग लिखते हैं, लेकिन कहीं पर भी लिखो आपको चलता है, हाँ लेकिन ऐसा मत लिखने का। विजिबल मैनर में प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का, आई बात समझ में, जो कि प्रॉपरली उसका प्लेस फिक्स हो और जो रीड किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, और सॉरी और डेट लिखा हुआ है, और प्लेस लिखा, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। देन क्या लिखा है, 3 months आफ्टर द डेट I promise to pay Sri Ramesh, that is pay, or his order the sum of rupees 10,000 for the value received। फिर स्टैंप लगा दिया, और राम जी साइन करे। राम क्यों साइन कर रहे हैं, प्रोमिसरी नोट पे राम साइन क्यों कर रहा है, बिकॉज राम ने ही क्या किया है, उसको बनाया है, इज अ ड्रॉवर या प्रोमिसर। प्रोमिसरी नोट में बंदा जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है वो उसको बना करके देता है, सामने वाला पर्सन को प्रॉमिस करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में उल्टा होता है। अगर आज मान लो मैंने गुड्स आपको बेचे हैं, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके आपको दूंगा, आप एक्सेप्ट करके मुझको दोगे। मींस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पर्सन पैसे रिसीव करने का अथॉरिटी रखता है वो उसको बनाता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में जो पे करना है वही उसको बना के देता है। जैसे मैंने अगर आपको गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो आप प्रोमिस नोट बना करके मुझको दोगे, फिर मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा फॉर द पेमेंट। एनी डाउट सो फार? है तो एक ही काम, पेमेंट को ही सिक्योर करना है, पेमेंट का ही एग्रीमेंट बनाना है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे राम साइन करेगा। कौन साइन करेगा, राम। क्यों राम साइन करेगा, बिकॉज ही इज द प्रोमिसर, वो इसके अंदर प्रॉमिस कर रहा है। किसको पे करने का है, कमॉन, रमेश। तो ये रमेश का नाम यहाँ पे लिखा है। टू किसको बोलो, रमेश, उनका एड्रेस। बात समझेगा, अरे बात समझेगा, क्या लिखा है, 3 months आफ्टर द डेट आई प्रोमिस टू पे मिस्टर रमेश, दैट इज द पे, टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये रहा रमेश का नाम, ये रहा स्टैम्प, नीचे सिग्नेचर, प्लेस, डेट एंड अमाउंट। प्रॉमिस नोट क्लियर है, प्रॉमिस नोट का फॉर्मेट क्लियर है, प्रॉमिस नोट का फॉर्मेट क्लियर है। बताओ प्रॉमिस नोट में हम क्या करते हैं, ऑर्डर या प्रॉमिस? प्रॉमिस नोट में क्या करते हैं, ऑर्डर या प्रॉमिस? प्रॉमिस नोट बनाता कौन है, प्रॉमिसर बनाता है, ड्रॉवर बनाता है। सही बात है, किसके नाम पे बनाता है, जिसको पे करना है। उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, एक तो प्लेस होगा, डेट होगा, अमाउंट होगा, और एक प्रॉमिस होगा, नीचे स्टैंप होगा, साइन होगा, और जिसके नाम पे बनाया है उसका एड्रेस होगा। सही बात है। Now with this we come to the meaning of the promissory note। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 प्रॉमिस नोट का मतलब क्या होता है, ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जब भी कोई मीनिंग पूछा जाएगा हमेशा लिखना इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बिकॉज हमेशा वो कैसे होता है, राइटिंग में होता है। नॉट बीइंग द बैंक नोट, इसको थोड़ा सा पेंडिंग मार्क करो, मैं यहां से काट रहा हूं, आप मत काटिएगा। ओके, प्रॉमिस नोट का मतलब क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जिसके अंदर क्या होता है, कंडीशनल होता है कि अनकंडीशनल? वैसे कंडीशनल होना चाहिए क्या, अरे नो कंडीशन लिखा ना, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, क्या बोलो, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब कि लाइबिलिटी अंडरटेक कर रहा है। वापस एक बार, व्हाट इज प्रॉमिस नोट, कम ऑन, promissory note is an instrument in writing containing अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब लाइबिलिटी अंडरटेक किया है, मैंने जो बना रहा है, ही हैज अंडरटुक द लाइबिलिटी। प्रॉमिसरी नोट इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब लाइबिलिटी अपने ऊपर अंडरटेक करके ले रहा है। विच इज साइन बाय, क्या बोलो, मेकर। मेकर मतलब कौन, जो प्रॉमिस कर रहा है, मस्ट बी साइन ना, इसेंशियल में इट मस्ट बी साइन, साइन बाय द मेकर। क्यों, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, किसको बोलो, ऑर्डर, या फिर सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर इंस्ट्रूमेंट। किसको पे करना है, इसको तो पे करना है ना, किसी पर्सन को पे करना है, या उसके ऑर्डर पे करना है, या फिर किसी बियरर को पे करना है, हाँ कि ना। सब लोग नींद पे सब चले गए क्या, नींद में भूख लगी आपको, नॉट हैंग्री, भूक लगाय क्या, अरे शिक्षणाची बुक पाहिजे रे।
बस हो गया, 5 मिनट में छोड़ूंगा, 10 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट्स आफ्टर 10 मिनट्स, जैसे 2 मिनट्स आफ्टर द डेथ, वैसे 5 मिनट्स आफ्टर 10 मिनट्स, तो कुल मिला कितने हो गए? वेरी गुड। अरे ज्यादा भूख लगने के बाद खाने का भी मजा बहुत ज्यादा आता है ना। तो मम्मी ने अगर मान लो आपको आपकी नापसंद की सब्जी दिया हुआ है, तो भूख लगने के बाद तो आप वैसे ही निकल लोगे, तो मम्मी विल थैंक मी कि बच्चों को आधा आधा घंटा देर से छोड़िएगा ताकि पूरा टिफिन खत्म करके आए। अदरवाइज आप आधा अधूरा टिफिन घर पे लेके जाते होंगे, नहीं कि पूरा खा के जाते हो? आधा लेके जाते हैं ना? नहीं, पूरा खा के जाते हो? मम्मी आपकी पसंदीदा चीजें बनाती है हमेशा, हर रोज। क्या बनाया आज? आज प्रोबेबली मम्मी कल सब्जी के लिए नहीं गई हुई है ना, कल फंक्शन के चक्कर में, या फिर कल का ही सब्जी दिया बना करके, गरम करके। हाँ नहीं, आज नया बनाया। बटाटा अच्छा चीज होता है ना, कोई सब्जी नहीं मिली बटाटा। और उसका मेन फीचर क्या है पता है, कैरेक्टरिस्टिक बटाटे का, वो किसी भी सब्जी के साथ निकल जाता है। बाकी ना, boy you should know this, after few years you have to get this knowledge। बटाटे का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी सब्जी में डालो उसको कुछ नहीं होता है, वो उसका अपना अपना स्वाद होता है और वो उसके अंदर घुल जाता है। इवन इफ यू पोर इट इनटू द कैन से व्हाट, हरी सब्जी, जैसे कि मेथी की सब्जी हो या उसमें भी डालो, उसमें भी चला जाता है वो किसी सब्जी को खराब नहीं करता है। लाइक टमाटर, टमाटर हर एक सब्जी को खराब कर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और जो कि सही है। नहीं, टमाटर किसी भी सब्जी के टेस्ट को पूरा पूरा बर्बाद कर देता है। अगर कोई सब्जी है मान लो, ओके, जिसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट है या कुछ, टमाटर डालो पूरा अम्बट हो जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और उसमें एसिडिटी होता है वो अलग। हाइट तो तब हो गई जब लोगों ने टमाटर की सब्जी बनाना शुरू कर दिया। पहले लोग सब्जी में टमाटर डालते थे, आजकल लोग ने टमाटर की सब्जी बना और उससे भी ऐड कर दिया कच्चे टमाटर की सब्जी। हाँ कि ना? उसके बाद कच्चे टमाटर की चटनी भी बनाना शुरू कर दिया। अरे मेरे को क्या लगता है पता है क्या, कि दुनिया से जैसे डायनासोर गायब हुए, अभी डायनासोर दिखते हैं क्या, वैसे टमाटर का जो सब्जी है ना वही गायब होना चाहिए दिमाग में। ऐसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि दुनिया से टमाटर ही गायब हो जाए, बिकॉज इट विल ओनली व्हाट आई कैन से ruin the 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 delicious dish in my opinion। आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है आपको? कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरे जैसा कि टमाटर सब्जी को बर्बाद करता है? 1 2 3 4 5, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बाकी लोग क्या लगता है? वो स्वाद बढ़ाता है, टमाटर स्वाद बढ़ाता है। खुद को स्वाद होना चाहिए पहले उसको, तो वो किसी का स्वाद बढ़ाए बिना टमाटर का सब्जी। अभी जैसे कोई जैन पीपल है, एनीवन जैन हियर? जैन जैन नो 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 जैन। तो जैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं खाते, वो कांदा नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। तो वैसे कांदा लहसुन सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसके भी बिना खा लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है? खा सकता है बंदा, खा सकता है, लेकिन टमाटर डाला तो स्वाद बढ़ता है, ये अंधश्रद्धा है। टमाटर ना डाला तो स्वाद बरकरार रहता है। मैं नहीं बोल रहा कि बढ़ता है, आई एम सेइंग बरकरार रहता है। जो इस सब्जी का जो टेस्ट है वो वैसे का वैसा इंटैक्ट रहता है, इफ यू यूज द इफ यू डू नॉट यूज द टमाटर। किसी भी चीज में टमाटर काटा ही है घर पे, अरे क्यों काटना है उसको? जिसको खाना है अलग से खा ले। किसी को टमाटर नहीं, टमाटर चाहिए, एक काम कर कट करके बाजू में रख, वैसे खा ले, तो सब्जी खा टमाटर खा साथ में, तेरे को टेस्ट आ जाएगा। व्हाई यू आर रूइनिंग आवर टेस्ट बड्स? होता है कि नहीं होता है? चलो खाने की बात निकली तो मैं बात आता हूँ। प्रॉमिसरी नोट क्लियर है क्या? खाना मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। टिफिन लाए सब लोग? टिफिन लाए सब लोग? गुड, वेरी गुड। खाओ फिर बाद में खाना। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? बस मीनिंग डिस्कस करता हूँ, रुक जाता हूँ। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट इज क्या बोलो? बेसिकली ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ए क्या बोलो? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो कैसे होता है? इन राइटिंग। इसमें क्या होता है?
अनकंडीशनल क्या बोलो, अंडरटेकिंग। ओके, किस बात का अंडरटेकिंग, किस बात का अंडरटेकिंग, टू पे समवन, ओके, विच इज बीन साइंड बाय मेकर। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉमिस होता है किस बात का, टू पे सर्टन सम ओनली टू, पे सर्टन सम ओनली टू, किसको पे करने का है, अरे किसको पे करने का है, नंबर वन, टू द स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर उसका ऑर्डर, या फिर बियरर। हो गया मीनिंग, एग्जाम में मीनिंग आ सकता है 4 मार्क के लिए। ओके, व्हाट डू मीन बाय promissory note, what is a promissory note, promissory note means what, it is a negotiable instrument which is in writing having unconditional undertaking which is signed by maker, जिसके अंदर क्या प्रॉमिस किया जा रहा है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन, और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर टू द बेयरर। भाई और बहनों, एनी डाउट सो फार? ओके, फटाफट काम करेंगे, प्रॉमिस नोट को लिखेंगे। बंद कर दो उसको फिर। बंद करना है, खोलना है, खोलना है। ओके, रहने दो, रहने, उतना सह लेंगे बेटा, उतना सह लेंगे। अरे जिंदगी है तो तकलीफ होगी, जिंदगी है तो तकलीफ होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता है, आगे ना, तो थोड़ा सह लो, क्या ही है। हमेशा किसी भी चीज को हमारे ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है ऐसा बिहेव करने का नहीं होता है। आई एम टॉकिंग जनरल। इज इट ओवर, इज इट ओवर? ओके, चलिए कल आते आते आप क्या करेंगे, ये स्पेसिमेन को ड्रॉ करके आएंगे, चलेगा, ये स्पेसिमेन को ड्रॉ करके आएंगे, तो कल के लेक्चर पे हम इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बताएंगे आज का लेक्चर आपको क्लियर है? यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक श्योर करना कि आप भी होमवर्क कर रहे हो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल्सो।